नेक्स्ट टॉपिक बेटा जो हम डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, चैप्टर का नाम भी यही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस आप सारा मैं आपको वीडियोस के थ्रू बता चुका हूँ। ओके, वो आप खुद से रिवाइज करोगे। ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको पोटेंशियल की डेफिनेशन को समझना है कि किसी पॉइंट पर, पी पॉइंट पर अगर हम बात करें कि पोटेंशियल क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे पोटेंशियल को। इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोल देते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी बोल देते हैं। ओके, क्या डेफिनेशन होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की किसी पॉइंट पे, ध्यान से सुनो, एनसीईआरटी से रीड कर लेना भी डेफिनेशन। पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी इज डिफाइंड एज द और इज इक्वल टू द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। ओके, कि किसी पॉइंट पे पोटेंशियल से मैं कहूं कि यहाँ पर पोटेंशियल V है, तो V किसके इक्वल होगा कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। एक कूलम चार्ज को इंफिनिटी से P तक लाने में जो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा उसे हम क्या बोलते हैं, उस पॉइंट पर पोटेंशियल। फिर पिछले चैप्टर में जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या था, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ओके, इसकी एसआई यूनिट वोल्ट है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है, आपको ध्यान रखनी है, राइट। फिर इसको मैं और थोड़ा सा इलेबोरेट करना चाहता हूँ, आपकी इसकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़िया होनी चाहिए कि ये डेरिवेशन आप खुद से करोगे कि Q चार्ज के कारण R डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल होगा। ये डेरिवेशन सॉल्व जब हम करते हैं तो आता है आंसर KQ/R। ये भी बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया था KQ/R², पोटेंशियल का फॉर्मूला है KQ/R। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी वेक्टर क्वांटिटी थी, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी। ओके, डेरिवेशन बेटा सिमिलर है जैसे लास्ट ईयर हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन करी थी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट मास ड्यू टू अर्थ। ओके, फॉर्मूला अपना आया था ऐसा कुछ -GMM/R। ओके, वो आप खुद से करोगे डेरिवेशन। इसको समझो कि यहाँ पर पोटेंशियल V है, तो इंफिनिटी से जब हम एक कूलम चार्ज को ला रहे हैं तो यहाँ तक वर्क कितना करना पड़ेगा, KQ/R। ये किसके बराबर है, वर्क डन फ्रॉम ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू P इज इक्वल टू KQ/R। तो ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल है। लास्ट ईयर मैंने काफी एम्फेसाइज किया था इन चीजों पे कि जब भी वर्क डन बाय एक्सटर्नल फाइंड आउट करना होगा, फॉर्मूला होता है U फाइनल माइनस U इनिशियल। कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स वो होता था U इनिशियल माइनस U फाइनल। ये आपको थोड़ी सी चीजें रिवाइज करनी पड़ेंगी कि आपको मैंने बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी 3 ही फोर्सेस के साथ एसोसिएट होती है, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग फोर्स के साथ और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ। क्या खास बात है इन तीनों फोर्सेस की, ये तीनों फोर्सेस क्या है, कंजर्वेटिव इन नेचर। तो जब भी एक्सटर्नल का वर्क डन होता है कि हमसे ये कहा जाए वर्क डन इन डूइंग दिस, इन चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द चार्जेस, तो वो वर्क डन बाय एक्सटर्नल है। कंजर्वेटिव मतलब कंजर्वेटिव फोर्स, आपको ऐसा लिखा जाएगा कि वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड या वर्क डन बाय द फील्ड, यू विल डू U इनिशियल माइनस U फाइनल। तो यहाँ पर पोटेंशियल की डेफिनेशन मैंने क्या दी है कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट। तो वर्क डन एक्सटर्नल क्या है, किसके बराबर होगा, U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो किसके बराबर हो जाएगा, KQ/R। ओके, अब हम क्या करते हैं, मतलब यहाँ हमारा U फाइनल है और ये हमारा U इनिशियल। ठीक है, इतनी बात। तो हो सकता है ये क्लियर ना हो रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा और नीचे बना देता हूँ कि इंफिनिटी हम यहाँ बना देते हैं U इनिशियल, तो इंफिनिटी से यहाँ तक, तो U फाइनल माइनस U इनिशियल है KQ/R।
हम क्या करते हैं, जैसे हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के केस में किया था कि हम इनफाइनाइट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या मानते थे, जीरो। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी की पोटेंशियल एनर्जी को क्या मानेंगे, जीरो। तो हमारा यू फाइनल क्या हो जाएगा, के क्यू बाय आर। ओके, तो देखो पोटेंशियल भी के क्यू बाय आर है और पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है, के क्यू बाय आर। तो आपको एक और चीज इसमें ध्यान रखनी है कि पोटेंशियल के दो मतलब है, एक ये वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट, अनदर इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 कूलम चार्ज। तो अगर आपसे कोई पूछे, मैं कोई पॉइंट दे दूं आपको कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल V है, तो आपसे कोई पूछे कि Q चार्ज को इस पॉइंट पे लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो आंसर क्या होगा, Q। क्योंकि V क्या था, 1 कूलम को लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा, Q को लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा, दैट विल बी इक्वल टू QV। फिर अगर मैं पूछूं कि इस पॉइंट पर Q चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तब भी आपका आंसर क्या होगा, QV। क्योंकि V क्या था, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 कूलम चार्ज, तो Q चार्ज की कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, QV। तो वर्क डन इंफिनिटी से यहां तक लाने के लिए Q चार्ज को जो करना पड़ेगा वो भी QV, पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, QV। ओके, दोनों का मतलब सेम है, ये फॉर्मूला बहुत बार यूज होगा, ठीक है, अपना फिजिक्स के अंदर पूरी 11th 12th में। फिर एक और फॉर्मूला यहाँ पर बनता है कि काइनेटिक एनर्जी, उसके लिए भी फॉर्मूला बनता है QV। देखो जब मैं इंफिनिटी से चार्ज को यहां पर लाया हूं तो उसके अंदर स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी है, अगर मैं उस चार्ज को छोड़ दूंगा तो वो वापस कहां चला जाएगा, इंफिनिटी पे। सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। और पोटेंशियल एनर्जी QV थी तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी बेटा, QV। तो ये स्टेटमेंट आपको ऐसे मिलेगी, ध्यान से सुनना मेरी बात, कि आपको दिया होगा कि अ चार्ज Q इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस V। एक चार्ज को V पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करवाया है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, QV। तो तीनों फॉर्मूले QV हैं, बट अलग अलग वे में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये काफी अच्छे से आपको अंडरस्टैंड करना है कि QV वर्क डन भी होगा, QV पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, और अगर चार्ज को V पोटेंशियल से एक्सेलरेट करवाया है तो QV काइनेटिक एनर्जी भी होगी। ओके, ये ध्यान रखोगे, KQ बाय R की डेरिवेशन आप खुद से करोगे। और पोटेंशियल का मतलब 1 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से उस पॉइंट तक लाने के लिए वर्क डन भी है, और V का एक और मतलब है कि इट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 कूलम चार्ज। तो Q की कितनी एनर्जी होगी, QV। ओके, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कि पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने अभी बोला भी था कि चार्ज Q इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस V। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दो पॉइंट्स के पोटेंशियल के डिफरेंस को, यहाँ पर पोटेंशियल V है, यहाँ पर VB है, तो पोटेंशियल के डिफरेंस को क्या बोल देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, जैसे मान लो मैं इसे V से लिख दूं, तो पोटेंशियल की ऐसे यूनिट मैंने वोल्ट बताई थी, पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसे यूनिट भी क्या होगी, वोल्ट। और ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बेटा, क्या आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ रहे थे, जो आपको सेल की बैटरी की वोल्टेज की बात करते हैं, सेल और बैटरी की वोल्टेज भी वर्ड यूज होता है और पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड भी यूज होता है। तो मैंने क्या डेफिनेशन दिया पोटेंशियल डिफरेंस की, पोटेंशियल के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। या अनदर डेफिनेशन हम क्या दे सकते हैं कि फॉर एग्जांपल VA माइनस VB है, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो B से A तक एक कूलम चार्ज को लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा, दैट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। बेसिकली क्या हो जाएगा, वर्क डन A to B, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम B to A विल बी इक्वल टू VA माइनस VB। कोई भी आप डेफिनेशन दे सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं B से A पर एक कूलम चार्ज को ला रहा हूं, इतना वर्क डन कर रहा हूं, तो Q को लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, Q VA माइनस VB। ओके, मतलब A से B लेकर जाते तो VB माइनस VA करते, B से A लेकर आए तो VA माइनस VB। बेसिकली हम क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये आपको ध्यान रखना है, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। इसके बाद बेटा नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, वो डेरिवेशन एक बार के लिए हम लोग स्किप कर सकते हैं। आप उसका फॉर्मूला याद रखोगे कि पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्या फॉर्मूला है, जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर वंस। ओके, इसके बाद पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस।
जैसे हमने पढ़ा था पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, तो पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, अगर बहुत सारे चार्ज है, एक चार्ज का तो हमने पढ़ा क्या है के क्यू बाय आर, तो उसमें भी एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्यू डिस्टेंस पे, क्यू चार्ज के आर डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल का फॉर्मूला था वो था के क्यू बाय आर। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो के क्यू बाय आर होगा, नेगेटिव चार्ज है तो माइनस के क्यू बाय आर होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। मैंने प्रीवियस सेशंस में भी आपको बताया कि जब भी हम वेक्टर क्वांटिटीज के साथ डील करते हैं तो हम प्लस माइनस नहीं लगाते आगे, प्लस माइनस हमें डायरेक्शन बताता है। बट जब हम पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी के साथ डील करेंगे, यू विल हैव टू पुट द साइन। अगर प्लस है तो प्लस के क्यू बाय आर, माइनस है तो माइनस के क्यू बाय आर। ओके, इस बात का ध्यान रखोगे। फिर अगर बहुत सारे चार्जेस हैं कि Q1, Q2, Q3, हमें किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। मान लो ये डिस्टेंस है R1, ये डिस्टेंस है R2, ये डिस्टेंस है R3, इस पॉइंट पर मेरे को पोटेंशियल बताना है। तो बेटा क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो हर चार्ज के कारण जो पोटेंशियल आएगा जस्ट एड इट। स्केलर क्वांटिटीज के लिए हमें कुछ भी नहीं अलग से करना पड़ता। तो क्या होता है पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, कि हर चार्ज का पोटेंशियल उस पॉइंट पे निकालो और अलजेब्रिकली ऐड कर दो। मतलब हो सकता था इनमें से कोई चार्ज नेगेटिव हो, तो अगर प्लस है तो प्लस होगा, माइनस है तो माइनस होगा। फॉर एग्जांपल अगर ये माइनस होता, वी विल पुट माइनस हियर, वो माइनस हो जाता है। अलजेब्रिकली ऐड किया जाता है स्केलर क्वांटिटीज को, ये बात आपको बहुत बार बताई गई है। तो आप क्या करोगे अब, इस जो मैंने बताया पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, इसके ऊपर बेस्ड एनसीईआरटी का एग्जांपल 2.2 करोगे। बहुत बढ़िया एग्जांपल है, आपके लिए होमवर्क है एग्जांपल 2.1, 2.2, 2.3। ओके, यू विल सॉल्व इट। क्लियर? तो डेरिवेशन मैंने आपको एक ही बताई है सिर्फ, कि पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर भी बेस्ड आपको न्यूमेरिकल्स दिए थे मैंने असाइनमेंट्स में। जिन बच्चों ने नहीं सीरियसली करे, दे कैन डू इट अगेन, ओके, यूजिंग आफ्टर वॉचिंग दीज वीडियोस। पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल, इसके बारे में बहुत ही थोड़ा सा एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है, बट इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ गए थे एग्जाम के अंदर। कभी आईआईटी में आए हुए थे, आईआईटी में 1990 में, 92 में वो क्वेश्चन पूछे हुए थे। तो 2 क्वेश्चन आए, ऑप्शन था, मतलब दोनों क्वेश्चन ऑप्शन में थे और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड। तो इसको समझो और फिर ट्राई टू सोल्व दैट क्वेश्चन, मैंने आपको असाइनमेंट में भेज रखे हैं। तो क्या है स्फेरिकल शेल, ये स्फेरिकल शेल कि क्यू चार्ज आर रेडियस में आपको पहले बता चुका, स्फेरिकल शेल होलो स्फीयर होता है। तो क्या हमने डिस्कस किया था कि R ग्रेटर देन इक्वल टू R, सरफेस या बाहर के लिए हम जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी तो मैंने आपको क्या बताया था, हम इसे कैसे मानते हैं कि जैसे सारा का सारा चार्ज कहाँ पड़ा है, सेंटर पे। तो सारा का सारा चार्ज अगर सेंटर पे पड़ा है तो R डिस्टेंस पे सेंटर से पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होगा, के क्यू बाय आर। ओके, मतलब बाहर कहीं भी निकालना है तो सारा का सारा चार्ज सेंटर पे ले लो। ओके, अब सरफेस पे अगर देखेंगे अगर हम, तो क्या हो जाएगा, के क्यू बाय कैपिटल आर। मतलब स्फीयर के सरफेस पे जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो कितनी आएगी, के क्यू बाय आर। अब अंदर हमने पढ़ा था कि अंदर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। नेक्स्ट बेटा मैं क्या डिस्कस कर रहा था इसके अंदर, कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो आगे सरफेस से जब हम आगे जाएंगे तो जो वर्क डन रहेगा वो 0 रहेगा। मतलब इंफिनिटी से सरफेस तक लाने में जो वर्क डन है उतना ही वर्क डन किसी अंदर पॉइंट पे जाएंगे तो लगेगा, क्योंकि आगे का वर्क डन तो 0 है। मतलब यहाँ से अंदर कहीं भी जाएंगे आगे लेके जाने के लिए वर्क डन 0 रहेगा। तो इंफिनिटी से मान लो इस P पॉइंट तक आते हैं तो यहाँ तक का वर्क डन के क्यू बाय आर, आगे का 0। तो टोटल कितना हो जाएगा, के क्यू बाय आर। बेसिकली कहने का ये मतलब है जो पोटेंशियल सरफेस पे है वही पोटेंशियल अंदर रहेगा। हर पॉइंट पर इनसाइड द स्फेरिकल शेल पोटेंशियल विल बी सेम। और क्या वैल्यू होगी जो उसके सरफेस पे, फॉर आर लेस देन आर पोटेंशियल विल बी इक्वल टू के क्यू बाय आर। इस चीज को आपको समझना। ओके, इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कह सकते हैं, देखो ग्राफ क्या होगा, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ भी ड्रॉ कर रखा है, अब हम पोटेंशियल का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे।
r इक्वल टू r तक पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो कितना है k क्यूब बाय कैपिटल R जो सरफेस पे, और आगे इट इज डिक्रीजिंग बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। ये कॉन्सेप्ट आपको सीखना है, फिर इसके ऊपर बेस्ड आप न्यूमेरिकल सोल्व करोगे। फाइन। फिर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके ऊपर। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, क्या डेफिनेशन होगी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की? जो आपको लग रहा है, आप सोच सकते हो कि क्या डेफिनेशन होनी चाहिए इक्विपोटेंशियल सरफेस की, कि द सरफेसेस ऑन विच पोटेंशियल इज सेम एट ईच एंड एवरी पॉइंट। की ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट में पोटेंशियल सेम होता है, उसे क्या बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, तो क्या मतलब होगा? फॉर एग्जांपल मान लो कोई ऐसा सरफेस है हमारे पास जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, सेम। फाइन। तो इसका क्या मतलब है कि अगर मैं यहां से यहां तक किसी चार्ज को लेकर जाऊंगा या 1 कूलम चार्ज को लेकर जाऊंगा तो वर्क डन क्या होगा? 0, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस इज 0। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि वर्क डन क्या होता है, क्यू वी ए माइनस वी बी। अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर एक चार्ज को लेकर जाते हैं तो वी ए माइनस वी बी 0 है, तो वर्क डन क्या होगा? 0। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की क्या खास बात होगी? अगर एक चार्ज को आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर उसी सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जा रहे हो तो वर्क डन विल बी 0। फाइन। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन है। फिर पेपर में पूछा जाता है ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे होते हैं? ऐसे। मतलब आप ऐसे मानो कि एक आपके पास पॉइंट चार्ज है और एक आपके पास फोर्स को भी बॉल है। पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द बॉल। तो बॉल के सरफेस पे हर जगह पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? के क्यू बाय आर। तो बॉल का सरफेस क्या बन जाएगा? पूरा का पूरा जो सरफेस होगा वो क्या बन जाएगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो पॉइंट चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे होंगे? स्फेरिकल। मतलब दिस इज डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस, दिस इज ए डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस। अपने को पता है जैसे हम पॉइंट चार्ज से दूर जाते जाएंगे पोटेंशियल कम होता जाएगा, बट इस सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, इस सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। इस सरफेस और इस सरफेस के पोटेंशियल में डिफरेंस हो सकता है, बट उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाओगे तो इसी टाइप से बनाओगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा था व्हाट इज द शेप ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो आंसर था स्फेरिकल। फिर एक बार पेपर में ये पूछा गया कि ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज, तो हमने बना दी डिपिक्टिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को दिखाते हुए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी लाइक दिस, हमें पता है। अगर पॉजिटिव चार्ज की लाइंस बनानी होती, ये रेडियली इनवर्ड है, इसके लाइन क्या बनाए थे? रेडियली आउटवर्ड्स। ओके। फिर एक और चीज आपको यहाँ पर दिखेगी कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। में आपको बहुत बार बता चुका हूं ये बात, जो लाइन सेंटर से पास होती है वो स्फीयर के लिए परपेंडिकुलर होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये आपको याद रखनी है बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। फिर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो हम ये कॉन्ट्राडिक्शन से इसका आंसर देखते हैं। एनसीईआरटी में प्रॉपर पूरा आंसर लिखा हुआ है जो मैं बोल रहा हूँ कि हम मान लेते हैं, देखो ये वाली लाइन क्या होगी? परपेंडिकुलर। हम मान लेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, you will write like this, if electric field were not perpendicular to the equipotential surface then it will have a tangential component along the surface. उसके component आ जाएगा along the surface. In that case work would have to be done to move the point charge from one point of the surface to the another point, कि आपको एक point से दूसरे point तक, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा। In that case work would have to be done, but it is the
इट इज अगेंस्ट द डेफिनेशन ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस की क्या डेफिनेशन है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए वर्क डन क्या होना चाहिए, 0। इसे ध्यान से सुनना, फिर एनसीईआरटी में रीड करना एंड प्रिपेयर द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। फिर आपसे ये कहा जा सकता है कि ड्रॉ करो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे होंगे? इन दैट केस इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऐसे होंगे, द प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे प्लेन्स। और इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे कि क्यों ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है? कि हम प्लेन्स को कैसे दिखाते हैं? जैसे हम स्फीयर को सर्कल की तरह दिखाते हैं 2D में, प्लेन्स लाइन की तरह दिखाते हैं। एक पॉइंट से अगर आप दूसरे पॉइंट पे आओगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इधर है बट फोर्स किधर है, परपेंडिकुलर है। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर फोर्स होगा, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर है, तो वर्क डन क्या होगा, 0। तो इस पूरी लाइन पर आप चार्ज को मूव करोगे तो वर्क डन 0 होगा। वर्क डन 0 होगा मतलब पोटेंशियल हर पॉइंट पे क्या होगा, सेम। तो ये भी आपको प्रिपेयर करना है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद फिर अभी तक हम ये डिस्कस करते आए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने डिस्कस कर लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिस्कस कर लिया। तक हमने ये नहीं डिस्कस किया कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल। तो ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऐसा हो सकता है कि किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बट पोटेंशियल 0 ना हो, या फिर पोटेंशियल 0 इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ना हो। ओके, तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो पोटेंशियल 0 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। मैं आपको दोनों केसेस बताऊंगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, पोटेंशियल 0 नहीं होगा, और जहां पर पोटेंशियल 0 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी। तो पहले वो केसेस ही डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमने स्फेरिकल शेल का केस डिस्कस किया था, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है बट पोटेंशियल 0 नहीं होता। फिर हमारे पास एक एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक डाइपोल का। इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल प्लेन पर हर जगह पोटेंशियल 0 होता है, क्योंकि जितना पोटेंशियल माइनस क्यू के चार्ज के कारण होगा उतना ही पोटेंशियल किसके कारण होगा, प्लस क्यू के कारण, क्योंकि इक्वी डिस्टेंट है दोनों। ये भी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये भी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो पूरे इक्वी पोटेंशियल इक्वेटोरियल प्लेन पर पोटेंशियल क्या होता है, 0। इनफैक्ट इक्वेटोरियल प्लेन भी डाइपोल का क्या होता है, एक एग्जांपल है ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस का, क्योंकि हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है और क्या है, 0। बट अब हमने पढ़ रखा है यहाँ पर पोटेंशियल 0 होता है बट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होती। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू होती है, kp/r। मैंने आपको दोनों केसेस बता दिए, v0 e0 0, e0 v0 0। बट अभी तक हमने ये नहीं डिस्कस किया व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल। तो इसके लिए एक छोटी सी डेरिवेशन है, एनसीईआरटी में काफी अच्छे से एक्सप्लेन्ड है, वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा। हाँ, मैं डायरेक्टली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे कि रिलेशन के इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में। तो देखो, अगर हमारे पास जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, 2 पॉइंट्स है हमारे पास ए और बी, और ये पॉइंट्स देखो दोनों मैंने इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, मतलब अलोंग द लाइन, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो अगर अपने को निकालना है VA माइनस VB, दैट विल बी इक्वल टू E इंटू डी। ये फॉर्मूला याद रखोगे बेटा आप अभी के लिए। ओके, 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है कि पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज होता है। ओके, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिक्रीज होता जा रहा है, तो B का पोटेंशियल कम होगा, A का पोटेंशियल ज्यादा होगा। एक तो ये बात याद रखोगे, पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, जैसे हम पॉइंट चार्ज का केस भी देख सकते हैं। देखो, हमने अभी पोटेंशियल सरफेसेस बनाए थे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो अपने को पता है जितना दूर जाते जाएंगे आप पॉइंट चार्ज से, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, kq/r, तो जितना हम दूर जाते जाएंगे पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा। तो पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखोगे। उसके बाद देखो, इससे और भी रिजल्ट्स आते हैं कि पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। अब अपने को पता है कि पॉजिटिव चार्ज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, कि पॉजिटिव चार्ज इधर मूव करेगा, ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है।
तो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पोटेंशियल कम होगा, ए का ज्यादा होगा, डी का कम होगा। प्लस बताता है हाई पोटेंशियल, माइनस बताते हैं लो पोटेंशियल। प्लस का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर पोटेंशियल प्लस होगा, बस यहाँ पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, यहाँ पर पोटेंशियल कम होगा। तो प्लस हाई पोटेंशियल, माइनस लो पोटेंशियल। फिर मैंने भी आपको क्या बताया कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो नोट पॉइंट्स बनाते जाओ अपने, कि जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि पॉजिटिव चार्ज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज मूव्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमारा एक और क्या नया पॉइंट यहाँ प्रिपेयर हो गया, एक तो ये पॉइंट प्रिपेयर हुआ, पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर क्या हमारा पॉइंट यहाँ पर एक बना, पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और नेगेटिव चार्ज का क्या पॉइंट बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज ऑलवेज मूव्स फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। ये पॉइंट नोट करोगे, ओके। तो इससे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी एक कॉन्सेप्ट प्रिपेयर कर लेते हैं। करंट की डेफिनेशन क्या होती है कि करंट की डायरेक्शन क्या लेते हैं अपन, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन, मतलब जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है वो करंट की डायरेक्शन है। तो पॉजिटिव चार्ज किधर मूव कर रहा है, हाई टू लो। तो करंट, ये नोट में बनवाऊंगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल इन अ कंडक्टर। ये ऐड करेंगे हम डिस्कस करेंगे कि इन अ कंडक्टर क्यों मैंने ऐड किया, ओके। फिर उसके बाद भी तो मैंने ये बताया कि पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। फिर मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ कि रिलेशन क्या है, कि कितना पोटेंशियल कम हो गया, इतना पोटेंशियल कम हो जाएगा, E इंटू डी। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मतलब प्लस वी ए माइनस वी बी को मैंने V लिख दिया तो V इक्वल टू ई डी। पूरी 11th-12th की फिजिक्स में फॉर्मूला आता रहेगा। हमने ये फॉर्मूला कैपेसिटर के कॉन्सेप्ट में भी यूज किया था। यहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट आती है वोल्ट पर मीटर, मैं आपको बता चुका हूँ ये यूनिट, ओके। बट ये ध्यान रखोगे फॉर्मूला तभी वैलिड है जब इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिफॉर्म, अपने बोर्ड के सिलेबस में लगभग हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ही रहेगी, कोई ऐसा केस नहीं आएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, ओके। एक और छोटी सी बात अब आपको सीखनी है कि जो मैं शुरू में बोल रहा था कि इसमें डी लिया है, ये डिस्टेंस किसमें लिया, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डी हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। मतलब इस चीज को समझने के लिए देखो कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं। अगर अपने से इन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लिया जाता और ये डी दे दिया जाता, अब डी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, वी कैन नॉट राइट वी ए माइनस वी बी एस ई डी। अपने को फाइंड आउट करना है वी ए माइनस वी बी, ओके। तो ये बात कंफर्म है कि ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा, बी का कम होगा, क्योंकि ए के बाद आ रहा है बी, ओके। तो वी ए विल बी ग्रेटर देन वी बी। हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, हमें थीटा भी गिवन होगा। देखो जो पोटेंशियल ए का होगा वही इस पॉइंट का होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी डिस्कस किया था, V इक्वल टू VC। तो VA की जगह हम VC लिख सकते हैं, VC माइनस VB। ये डिस्टेंस निकाल लेंगे हम, आ जाएगा d cos थीटा। अब ये दोनों पॉइंट्स किसमें, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो VC माइनस VB क्या हो जाएगा, E इंटू डी के हिसाब से d था, या क्या होगा d cos थीटा। तो ये d cos, ओके। तो ये फॉर्मूला प्रिपेयर करोगे V इक्वल टू डी, ये बात याद रखोगे, पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ये सब सुनने के बाद मैंने आपको होमवर्क तो दिया ही था कि 2.1, 2.2, 2.3 ये तीनों एग्जांपल आप सॉल्व करोगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है, अभी तक हम निकाल रहे थे पोटेंशियल सभी चीजों के कारण, अब हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी की। कॉन्सेप्ट ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। मतलब वी विल स्टार्ट विथ कि हमारे पास दो ही चार्ज है, Q1 और Q2, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो देखो इस कॉन्सेप्ट को, फॉर्मूला आएगा बेटा, हमने लास्ट ईयर भी फॉर्मूला पढ़ रखा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, कि M1 M2 से R था, वो फॉर्मूला था माइनस GM1 M2 बाय R, ओके। ये फॉर्मूला आएगा, माइनस नहीं आएगा, बस K Q1 Q2 बाय R। ये फॉर्मूला याद रखोगे। सिमिलर क्वेश्चन मैंने आपको 11 में करवा रखे हैं सिस्टम ऑफ मासेस के, अब बस वो
चेंज हो गया सिस्टम ऑफ चार्जेस से, वहां माइनस आता था या माइनस नहीं आता। देखो एक और खास बात है इसकी कि क्या आप याद रखोगे यहाँ पर, ये चीजें कभी ना कभी मैंने आपको जरूर 11th में बता रखी है कि अगेन पूरी 12th में बात काम आएगी जो मैं बताने जा रहा हूँ कि जब भी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है वो ये बताती है हमें कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा किसी न किसी फोर्स के साथ एसोसिएटेड होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हमें ये बताती है कि जो वो फोर्स है वो रिपल्सिव इन नेचर है, और जब भी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होएगी वो हमें ये बताएगी वो जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव इन नेचर है। देखो हम रिकैप कर सकते हैं कुछ चीजों को यहाँ पर ये मासेस के बीच में कौन सा फोर्स होता था, अट्रैक्टिव फोर्स, और पोटेंशियल एनर्जी क्या आती थी, माइनस G(N1N2)/R। ओके, अगर ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्जेस के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, रिपल्सिव फोर्स। फाइन। अगर दोनों चार्जेस नेगेटिव है, क्योंकि हम वी आर डिस्कसिंग अगेन स्केलर क्वांटिटी हियर, यू विल हैव टू पुट द साइन, दोनों चार्जेस नेगेटिव हैं तो नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। पोटेंशियल एनर्जी अगेंस्ट क्या आ जाएगी, पॉजिटिव, और दो नेगेटिव चार्जेस में कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव। बट अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो जब आप यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव डालोगे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ जाएगी, और वो हमें क्या बताएगी कि फोर्स क्या है, दोनों चार्जेस के बीच में अट्रैक्टिव। एक ये बात याद रखोगी। ओके, कैसे आता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला ऐसे आता है बेटा कि जैसे थोड़ा सा इसको आपको समझना, मैं बताऊंगा कि क्यों समझना है, कि Q1 चार्ज है हमारे पास। ओके, पहले हम मतलब Q1 Q2 दूर थे, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी जब दूर थे, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, मैंने आपको बताया। हम Q1 को लाए इन्फिनिटी से यहाँ पर, क्योंकि कोई फील्ड नहीं था, कुछ नहीं था, तो इसको लाने के लिए जो हमें वर्क डन करना पड़ेगा वो होगा जीरो। ओके, उसके बाद अब R डिस्टेंस पर Q2 आया। Q1 जब आया था तो कोई चार्ज नहीं था, बट जब Q2 आया तो Q1 यहाँ पड़ा था, तो Q1 के कारण यहाँ कितना पोटेंशियल था, KQ1/R। पोटेंशियल का क्या मतलब होता है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। तो ये एक कूलम को लाने के लिए इतना वर्क डन करना पड़ा है, तो Q2 को लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, इसे Q2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, QV फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पर, QV, तो KQ1 Q2/R। ये हमें वर्क डन करना पड़े सिस्टम को बनाने के लिए। वर्क डन क्या होता है, U फाइनल माइनस U इनिशियल। U इनिशियल जीरो था तो U फाइनल क्या हो गया, KQ1 Q2/R। तो दो चार्जेस है Q1 और Q2, उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, KQ1 Q2/R। ये कैसे आया डजंट मैटर, ये याद रखना है आपको कि KQ1 Q2/R। ओके, मतलब अब आपको ये चीज याद से सीखनी थी कि अगर मुझे किसी पॉइंट पर किसी Q चार्ज को लाना है इन्फिनिटी से, इस पॉइंट पर मुझे Q चार्ज को लाना है, तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, यहां का पोटेंशियल निकाल लूंगा मैं पहले V, और उसे Q से मल्टीप्लाई कर दूंगा, QV। यहां पर मैंने क्या किया था, Q2 को लाना था तो पहले यहाँ पोटेंशियल निकाल लिया, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, Q2 से। इस बात को आपको समझना है, अभी हम यूज करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। एक बार के लिए याद रख लो कि दो चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी होती है KQ1 Q2/R। अब अगर तीन चार्जेस हो जाए, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन आपको 11th में करवाए गए हैं, बस चार्जेस की जगह मासेस थे। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बता दी बेटा, पेयर वाइज लिख दो, इन दोनों की, तो क्या हो जाएगी, KQ1 Q2/R प्लस KQ2 Q3/R प्लस KQ1 Q3/R। ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। पहले दो टर्म्स आई थी, अब तीन टर्म्स आ गई। अब अगर हमारे पास चार चार्ज है, ये अगेन ऐसा कुछ एनसीईआरटी में सोल्ड एग्जांपल भी है, फिर पेयर वाइज पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे, इन दोनों की टर्म्स आएंगी 6, 1 2 3 4 5 6। और कैसे कितने टर्म्स आएंगे वो कैसे निकालते हैं हम, उसके लिए फॉर्मूला n × n-1, या n3 डालोगे, जब 3 चार्जेस थे तो 3 आएगा, 3 टर्म्स आएंगे। n या 4 चार्जेस थे, 4 डालोगे तो 6 टर्म आएंगे। आप चेक कर सकते हो कि आपने कोई पेयर छोड़ तो नहीं दिया, कोई टर्म हमारी मिस तो नहीं होगी इस फॉर्मूले से, ठीक है।
जैसे एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसका आंसर क्या आएगा अगर इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। इन दोनों की सेम आएगी। कितनी है इन दोनों की? के Q1 Q2 बाय आर लगाओ, के क्यू स्क्वायर बाय 4 है, 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई कर दो 4 टर्म्स होगी प्लस इन दोनों की सेम आएगी। कितनी आएगी? के क्यू स्क्वायर बाय रूट 2 है, सेम है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल टर्म्स कितनी होगी? 6। ओके, ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। फिर जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है उन्होंने क्या दे रखा है? उन्होंने यहाँ पर माइनस क्यों दे रखा है? यहाँ पर सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। जैसे मैंने भी बताया, निकाल लो इन दोनों की सारी पोटेंशियल एनर्जी। फिर उन्होंने पूछा है कि अब एक फिफ्थ चार्ज लेकर आए हैं क्यू नोट, कि फाइंड आउट द वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस चार्ज, बस इतना ही मान लो, फाइंड आउट द वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस चार्ज एट द सेंटर। ब्रिंगिंग मतलब जहां से भी ला रहे हैं, इन्फिनिटी से ला रहे हैं। इसके लिए अब आप क्या करोगे? मैंने अभी क्या बताया, किसी चार्ज को अगर लाना है तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालो और उस पोटेंशियल को चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब हम यहाँ का पोटेंशियल निकालेंगे और वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा? क्यू नोट की। तो जब आप यहाँ पोटेंशियल निकालोगे, इसका जो आएगा उतना इसका आएगा, कैंसिल हो जाएगा, 0। ऐसे इनका 0 पोटेंशियल आ जाएगा सेंटर पे 0, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? तो ऐसे इस कॉन्सेप्ट का यूज करना है आपको कि अगर आपसे पूछा जाए कितना वर्क डन करना पड़ेगा लाने के लिए, उस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालो, पोटेंशियल को उस चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे? पेयर वाइज। फॉर्मूला सिंपल है, K1 Q2 बाय R। एक और बस लास्ट इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा इसे खत्म करने से पहले। इसके बाद हमारा 1-2 कॉन्सेप्ट रह जाएंगे, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगभग रिवाइज हो जाएगा। एग्जाम में जैसा ऐसा क्वेश्चन है Q -4 Q2 की 2 बार आया हुआ सेम स्टेटमेंट, मेरा कुछ प्लस माइनस इधर उधर हो सकता है, बट जब एग्जाम में आया था दोनों बार सेम स्टेटमेंट सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा वर्डिंग में डिफरेंस था। अब ये पूछ लिया जाता है फाइंड आउट द वर्क डन टू डिसोसिएट द सिस्टम। या तो कहेंगे इस सिस्टम को डिसोसिएट का मतलब सिस्टम को तोड़ दो, मतलब इन चार्जेस को इन्फिनिटी पे ले जाओ, दूर, एकदम बहुत दूर एक दूसरे से। या फिर एक बार ये वर्डिंग लिख दी थी, फाइंड आउट द वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस चार्जेस इन्फिनिटी फ्रॉम ईच अदर, कि एक दूसरे से इन्फिनिटी में चले जाए। तो दोनों का एक ही मतलब है, डिसोसिएट करने का मतलब ये चार्जेस एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चले जाए। ओके, तो वर्क डन के लिए फिर क्या याद करना है आपको? U फाइनल माइनस इनिशियल वर्क डन इन डूइंग दिस। तो ऐसे तो वर्क डन करने क्या फॉर्मूला पढ़ोगे? Fs cos थीटा, बट ना यहाँ कोई डिस्टेंस है ना फोर्स है, तो ये फॉर्मूला कभी नहीं भूलना, वेरी इंपॉर्टेंट, कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज U फाइनल माइनस U इनिशियल। अब जब ये सिस्टम डिसोसिएट होगा तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। इनिशियल आपको निकालनी आती है, इन दोनों की निकाल कर वहां पर इनिशियल की वैल्यू पुट कर दो। या इसको दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, फाइंड आउट द वर्क डन टू मेक दिस सिस्टम, कि इस सिस्टम को बनाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। फिर अपोजिट हो जाएगा, सिस्टम को बनाना है मतलब चार्जेस इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, उस केस में क्या हो जाएगा? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, और जो करंट अभी जो पोटेंशियल एनर्जी वो क्या हो जाएगी? फाइनल। मतलब चाहे सिस्टम को तोड़ना है चाहे बनाना है, फॉर्मूला यही लगेगा, बनाना है तो U इनिशियल 0, तोड़ना है तो U फाइनल 0। और आपको पोटेंशियल एनर्जी को लिख ही दोगे, क्या लिखोगे? मैं आपके लिए लिख देता हूँ, KQ -4Q बाय A, इसको A मान लो, प्लस इन दोनों को लिखो K -4Q 2Q बाय A प्लस KQ 2Q। बनाने के केस में ये U फाइनल हो जाएगी, तोड़ने के केस में ये U इनिशियल हो जाएगी। ओके, थैंक्स। और 1-2 टॉपिक और रहते हैं, वहां पर डिस्कस करेंगे। जो आपको होमवर्क दिया गया वो आप करोगे, एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल्स, जो आपको असाइनमेंट दिए गए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का असाइनमेंट भेजा था मैंने आपको, वो यू विल सॉल्व। ओके, थैंक्स।